नमस्कार। 4 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने सबको चौंका दिया है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उलटफेर अगर कहीं देखने को मिला है, तो वो है पश्चिम बंगाल। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ ऊपर-ऊपर से बात नहीं करेंगे। हम सीधे आंकड़ों, जमीनी हकीकत और उन रणनीतियों की गहराई में जाएंगे, जिन्होंने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। तो चलिए, इस बड़े बदलाव को डिकोड करते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे 5 राज्यों के शुरुआती रुझानों से। फिर हम बंगाल के आंकड़े और वहां के भूगोल को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस बदलाव के मुख्य कारण क्या रहे, टीएमसी का इस पर क्या रिएक्शन था, चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही, और अंत में बात करेंगे बंगाल के राजनीतिक भविष्य की। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं 5 राज्यों के शुरुआती रुझानों की, ताकि हमें एक नेशनल पर्सपेक्टिव मिल सके। अगर हम पूरे देश के मैप पर नजर डालें तो कई दिलचस्प नतीजे सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु को ही ले लीजिए। वहां अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवी के 108 सीटों के साथ एक बहुत बड़ा उलटफेर कर रही है। उधर केरल में यूडीएफ 90 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। असम में बीजेपी और पुडुचेरी में एनडीए बढ़त पर है। लेकिन सच कहें तो पूरे देश की नजरें जिस राज्य के नतीजों पर टिकी थी, वो है पश्चिम बंगाल। और वहां जो हुआ है वो वाकई अप्रत्याशित है। अब सीधा चलते हैं बंगाल के आंकड़ों और वहां की डेमोग्राफी पर, क्योंकि असली कहानी यहीं छिपी है। शुरुआती रुझानों में जो सीटों का अंतर दिखा है, वो सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ बीजेपी लगभग 193 सीटों और 45% वोट शेयर के साथ एक विशाल बढ़त बनाए हुए है। वहीं सत्ताधारी टीएमसी 94 सीटों के करीब सिमटती नजर आ रही है। ये भारी फासला अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज्यादा मजबूत थी। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 147। बंगाल में सरकार बनाने के लिए बहुमत का यही जादुई आंकड़ा है। और 190 के पार का जो अनुमानित आंकड़ा हम देख रहे हैं, वो इस थ्रेशोल्ड को बहुत पीछे छोड़ देता है। ये महज एक जीत नहीं है, ये एक प्रचंड और बहुत ही स्पष्ट जनादेश है, जिसने वहां के सारे राजनीतिक समीकरणों को सिरे से बदल दिया है। अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो राज्य बिल्कुल 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ दिख रहा है। एक तरफ राज्य की पश्चिमी सीमा एवं असम से सटे इलाके हैं, जहां बीजेपी ने भारी दबदबा कायम किया है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा से लगे तटवर्ती और मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहां टीएमसी ने अभी भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। ये जो गहरा ध्रुवीकरण है ना, ये इस चुनाव की सबसे बड़ी इनसाइट्स में से एक है। लेकिन ये जो भगवा बदलाव हम आज देख रहे हैं, इसकी जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। याद कीजिए, 1950 में बंगाल के ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। उसके बाद दशकों तक बंगाल ने वामपंथी शासन देखा, और फिर 2010 के दशक से टीएमसी का एक छत्र राज रहा। और अब आजादी के बाद पहली बार जनसंघ के संस्थापक के अपने गृह राज्य में इतना बड़ा वैचारिक परिवर्तन हो रहा है। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। तो आखिर इस इतने बड़े बदलाव के मुख्य कारण क्या रहे? चलिए इस पर बात करते हैं। कोई भी इतनी बड़ी जीत किसी एक फैक्टर से नहीं मिलती। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी बहुआयामी रणनीति थी। अमित शाह और सुनील बंसल ने जो मजबूत लोकल स्ट्रैटेजी बनाई, उसे आरएसएस के घर घर जाकर किए गए जमीनी काम का पूरा बैकअप मिला। इसके अलावा हाल ही में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, उसने भी महिला वोटरों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक जिसने गेम ही पलट दिया, वो था वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख फर्जी वोटरों का नाम काटना। और हाँ, सुरक्षा व्यवस्था के रोल को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। चुनाव में किसी भी तरह के डर या दबाव को खत्म करने के लिए करीब 2.5 लाख अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। सबसे बड़ी बात यह रही कि स्थानीय पुलिस को चुनाव प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रखा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग बिना किसी डर के वोट डाल सके, और चुनाव के बाद होने वाली हिंसा की आशंकाओं पर भी लगाम लगी। जमीनी स्तर पर नेताओं का लोगों से जुड़ना कितना असरदार होता है, इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हुगली नदी में बोट यात्रा की थी और वहां स्थानीय लोगों के साथ झालमुड़ी खाई थी। अब रोचक बात यह है कि उस विशेष क्षेत्र की चारों सीटें बीजेपी के खाते में जारी हैं। छोटे छोटे स्थानीय संपर्क किस तरह बड़े नतीजों में बदल जाते हैं, ये उसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। अब देखते हैं कि इन शुरुआती नतीजों पर सत्ताधारी पार्टी यानी टीएमसी का क्या रिएक्शन था। जैसे ही ये चौंकाने वाले शुरुआती रुझान आने लगे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया, बूथ छोड़कर मत जाना।
दरअसल पार्टी को ये शक था कि ये शुरुआती आंकड़े सिर्फ उनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए पेश किए जा रहे हैं। उनका ये रुख साफ दिखा रहा था कि टीएमसी आखिरी वोट की गिनती होने तक हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। और जाहिर है, रुझानों के साथ साथ गंभीर आरोपों का सिलसिला भी शुरू हो गया। टीएमसी नेताओं का दावा था कि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए बीजेपी के आंकड़े जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए। बात यहीं नहीं रुकी। महुआ मोइत्रा जैसी वरिष्ठ नेता ने स्ट्रांग रूम के कैमरे बंद होने के आरोप लगा दिए और उसी दौरान सोशल मीडिया पर वीवीपैट की कुछ पर्चियां वायरल होने लगीं, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए। ऐसी तनावपूर्ण माहौल में चुनाव आयोग की भूमिका बहुत क्रिटिकल हो जाती है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या किया। इतने भारी बवाल और आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने विवादों को शांत करने के लिए बहुत तेजी से काम किया। जो वीवीपैट की पर्चियां वायरल हो रही थीं, आयोग ने तुरंत साफ किया कि वो केवल ट्रायल रन का हिस्सा थीं। कैमरों को लेकर जो शिकायत थी, उस पर भी एक्शन हुआ और जो कैमरे कुछ मिनटों के लिए बंद हुए थे, उन्हें तुरंत ठीक करवा दिया गया। इसके अलावा मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की निगरानी को और भी सख्त कर दिया गया। बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण और चुनाव के बाद होने वाली हिंसा का जो पुराना इतिहास रहा है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बेहद सख्त और जरूरी फैसला लिया। उन्होंने जीतने वाले उम्मीदवारों के किसी भी तरह के विजय जुलूस निकालने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। इसका सीधा सा मकसद था किसी भी तरह के टकराव को रोकना और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही अहम कदम साबित हुआ। तो इन सब के बाद अब सवाल ये उठता है कि बंगाल का राजनीतिक भविष्य कैसा दिखता है। दशकों तक वामपंथी शासन और फिर इतने लंबे समय तक टीएमसी की सरकार के बाद अब बंगाल एक बड़े आर्थिक बदलाव की राह पर खड़ा नजर आ रहा है। इस नए जनादेश के साथ कुछ बड़े वादे और एजेंडे सामने आए हैं, जैसे पुरानी बंद पड़ी मिलों को फिर से शुरू करना, एमएसएमई सेक्टर को नई जान देना और राज्य में निवेश लाने के लिए विशेष औद्योगिक जोन बनाना। क्या हम कह सकते हैं कि ये बंगाल के लिए एक नए और इंडस्ट्रियल अध्याय की शुरुआत है? अंत में एक बात तो तय है, पश्चिम बंगाल में हुआ ये ऐतिहासिक और वैचारिक परिवर्तन सिर्फ एक राज्य की सीमाओं तक सिमटकर नहीं रहने वाला है। अब हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, बंगाल का ये बदलाव राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की दिशा को किस तरह मोड़ेगा? क्या ये देश के पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलकर रख देगा? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आने वाले लंबे समय तक चर्चाएं होती रहेंगी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।